हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत गौतम आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्लास 12 से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी एक सब टॉपिक है जिसको हम रेजोनेंस नाम से जानते हैं, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो दोस्तों, आज मैं आपको रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट डिस्कस करने वाला हूं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं दावे से कहता हूं इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशंस में और इस बार नीट या आईआईटी का जो एग्जाम होगा मेंस का, उसमें इससे जरूर क्वेश्चन आना है। जरूर 100 में 100% इससे क्वेश्चन आना है और हमेशा से इससे क्वेश्चन आता रहा है। तो आज दोस्तों मैं एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है, इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड सारी बात को मैं डिस्कस करने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूं एलसीआर सर्किट। इसमें किसकी बात करने वाला हूं? रेजोनेंस की बात करने वाला हूं। रेजोनेंस किसकी बात करने वाला हूं? रेजोनेंस की बात करने वाला हूं। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मैं दावे से कह सकता हूं कम से कम 5 नंबर का पेपर बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, पक्का आपको देखने को मिलेगा एलसीआर के रेजोनेंस से। और नीट में और आईआईटी मेंस में भी जरूर क्वेश्चन आएगा इससे, और हर साल आता रहा है। नहीं तो आप लास्ट ईयर पेपर जाके देखिएगा, इससे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, एलसीआर सर्किट होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, जब हम इंडक्टर को, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज रजिस्टर, को जब सीरीज में लगा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट इन सीरीज। अच्छा, इसके कॉम्बिनेशन भी हम पढ़ने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज। दोस्तों, सीरीज में इसका कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं इंडक्टर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर और इसको बोलते हैं दोस्तों रजिस्टर। तो ये हो गया एल, इंडक्टेंस होता है, सी होता है इसका कैपेसिटेंस और आर होता है इसका रजिस्टेंस। ये आपका एसी सोर्स है, ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी की कोई आपकी एसी साइनसोइडल वोल्टेज, आपने कोई एसी सोर्स इसमें लगा दी। इससे इन तीनों को आपने किसमें लगा दिया? सीरीज में लगा दिया तीनों। अब रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये पूरा जो सर्किट होता है, अब इस पूरे सर्किट के अंदर इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो ये पूरा सर्किट जो है प्योरली रजिस्टर की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? मैं आपको बताऊंगा। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको नाम देते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको एक्सएल से दिखाएंगे, और इसके रेजिस्टेंस को नाम देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, एक्सी बोलेंगे। तो एक्सी और एक्सएल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो रेजोनेंस में जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस दोस्तों क्या होता है? इंपीडेंस इसका एक तरह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो कि फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। जब ये रेजोनेंस होगा दोस्तों, तो रेजोनेंस में ये एक्सी जो होगा और एक्सएल जो होगा वो बराबर हो जाएगा। एक्सी में फिर से बता देता हूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। और इसकी दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? ओ होती है। तो जो एक्सी होगा ये होता है आपका 1 ओमेगा सी और एक्सएल होता है ओमेगा एल। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 एल सी आ गया, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट एल सी निकल के आ गया दोस्तों। इसी फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं हम एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट जो है क्या बन जाता है? रेजोनेंट कंडीशन अटेन कर लेता है, मतलब वो रेजोनेंस पे आ जाता है। अब एक बात बताइए दोस्तों, एक्सी और एक्सएल की वैल्यू जब मैंने बराबर रख दी तो एक्सी एक्सएल बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो जेड क्या बन गया? जेड बन गया आर हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर है। इसकी वैल्यू 0 कर दी मैंने मिनिमम, तो जेड क्या आ गया? मिनिमम आ गया। अरे इससे ज्यादा, 0 से ज्यादा तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। तो जेड जो होता है मिनिमम होता है, कितना हो जाता है? आर के बराबर एट रेजोनेंस।
एट रेजोनेंस। तो Z क्या होता है? इंपीडेंस होता है। Z को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस ऑफ सर्किट, इंपीडेंस ऑफ एसी सर्किट दोस्तों। अब दोस्तों जो I होता है इसके अंदर जो करंट ड्रॉ करता है, क्या करंट ड्रॉ करता है, इसको बोलते हैं I। तो दोस्तों जो I होता है वो क्या होता है? V बाई Z होता है। अब एक बात बताइए दोस्तों, जब Z यहाँ पे मिनिमम है तो I क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आएगा। तो दोस्तों रेजोनेंस पे एक कंडीशन और निकल के आती है, I जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और वो कितना होता है? वो होता है V अपॉन R के बराबर होता है। इस पर काफी क्वेश्चन पूछता है। XC XL दे देगा, सब कुछ दे देगा, पूछेगा रेजोनेंस पे करंट क्या ड्रॉ करेगा, वो मैक्सिमम करेगा और कितना करेगा? V अपॉन R होगा। ना ही XC का कंट्रीब्यूशन होगा, ना ही XL का कंट्रीब्यूशन होगा। ये आप दिमाग में याद रखिएगा। अब दोस्तों ये जो ओमेगा निकाला है मैंने, वो क्या निकाला है? अंडर रूट LC निकाला है। अब कुछ भाई कहते हैं सर हमने तो फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC पढ़ा है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये 1 बाई अंडर रूट LC का है, 2 पाई का चला गया। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, ये जो ओमेगा है ये एंगुलर है। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी। अब हम जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, उसमें एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन T होता है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई 1/T को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई f। तो यहां से जो f आ गया वो क्या आ गया? 2 पाई अपॉन ओमेगा आ गया। ओके, कोई दिक्कत दोस्तों? एनी प्रॉब्लम? तो दोस्तों जब यहां से ये निकल कर आ गया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन T। तो ओमेगा बराबर 2 पाई f आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू ऐसे आ गई, सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन f बराबर कितना आ गया? f बराबर आ गया यहां से, ये 2 पाई f है ना, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आ गया। तो ओमेगा कितना था? हमने दोस्तों ओमेगा निकाला था 1 बाई अंडर रूट LC। तो ये यहां से वैल्यू निकल के आ गई 2 पाई अंडर रूट LC। इसी को नाम देते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेजोनेंस पे आपको क्या याद रखना है? रेजोनेंस पे जो XC होता है वो XL के बराबर होता है, पहली बात। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर होगी। दूसरी बात, जब इसका रिएक्टेंस बराबर है तो इसका वोल्टेज भी बराबर होगा, VC जो होगा VL के बराबर होगा। तीसरी बात, I जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? V अपॉन R होगी। चौथी बात, सर्किट जो होगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। पांचवी बात, जो इंपीडेंस होगा, इंपीडेंस Z, ये क्या होगा? मिनिमम होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? R के बराबर होगी। ओके दोस्तों, इसके अलावा और भी कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा हम जानते हैं tan phi। tan phi क्या होता है? XC माइनस XL अपॉन R होता है। अब दोस्तों जब XC XL के बराबर हो गया तो ये वैल्यू क्या होगी? 0 अपॉन R क्या होगा? 0। तो phi की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या हो गया? 6.0 हो जाता है रेजोनेंस पे। अब फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब, इसको फाइंड को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो करंट है और जो वोल्टेज है वो क्या सेम फेज में है। ठीक है, अब ये बताइए पावर फैक्टर। अब चौथी चीज निकालते हैं, पावर, सेकंड चीज पावर फैक्टर। अब दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है उसको PF बोल देते हैं। ये होता है cos into phi। क्या फॉर्मूला होता है? cos phi होता है। अब दोस्तों cos phi कितना हो गया? 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो दोस्तों पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब दोस्तों पावर डिसिपेटेड, पावर क्या होता है? पावर जो होता है, एवरेज पावर जो होता है पूरे सर्किट की, वो होता है Vrms into Irms into cos phi।
अब cos फाई क्या है, पावर फैक्टर, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Vrms into Irms, और Vrms क्या होता है, V0/√2, Irms क्या होता है, I0/√2, तो ये हो गई V0 into I0/2। एनी प्रॉब्लम? और मैंने बताया था दोस्तों आई मैक्स कितना होता है, V अपॉन R होता है। तो यहां से जो एवरेज पावर निकल आई वो कितनी आ गई, V स्क्वायर नॉट अपॉन 2R, जब मैंने उस एक्सप्रेशन को इसमें रख दिया तो। और जो पावर डिसिपेट होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो रेजोनेंस से एसोसिएटेड है। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इन बातों को दिमाग में रखा एग्जाम करते वक्त, उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूं, रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस वो कंडीशन होती है एसी सर्किट में जहां पे XC और XL बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा सर्किट होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। उसके अलावा XC XL बराबर होगा, VC VL बराबर होगा, मतलब इसमें और इसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज का चला जाएगा, ये ले जाएगा। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इंपीडेंस मिनिमम होगा, जब इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। फाई क्या होगा, 0 होगा। पावर डिसिपेटेड क्या होगा, मैक्सिमम होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको इसका एक रेजोनेटिंग आई वर्सेस ओमेगा का एक ग्राफ आता है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, उससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं आई और ओमेगा का ग्राफ कैसे बनता है और वो ग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको भी समझाने वाला हूं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मैं अब आपको आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बताने वाला हूं। ये दोस्तों आई है और ये क्या है, ओमेगा है। अब मैं इसके अंदर आई और ओमेगा का जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ निकल के आता है। ये क्या होगा, ये पॉइंट जो होता है यहां पर इस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो करंट ड्रॉ करेगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम करेगा। इसको बोलते हैं आई मैक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, आई मैक्स बोलेंगे। और इस ओमेगा को क्या बोलेंगे, ओमेगा आर बोलेंगे, जो कि √LC के बराबर होता है। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी में करंट क्या मिल रहा है, आपको मैक्सिमम मिलता है, उस फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आई मैक्स बराबर ओमेगा आर हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब मैंने इसी में एक और ग्राफ बना दिया, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मैंने सेम ग्राफ बना दिया। अब ये बताइए इस पूरे सर्किट के अंदर ये मान लीजिए दूसरा सर्किट है, ये मान लीजिए दूसरा सर्किट है, ये उसका ग्राफ है, ये पहले वाले सर्किट का ग्राफ है, ये दूसरे वाले सर्किट का ग्राफ है। अब दोनों में ध्यान से देखिए एट अ पर्टिकुलर मतलब एक ही ओमेगा पे दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, एक ही ओमेगा में दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब दोनों में जो L और C है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसमें सेम रहेगी। अरे दोनों में L और C की वैल्यू सेम रहेगी तभी तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम आएगी। अब दोनों का I अलग है, इसका I क्या है, इसका I ऊपर है और इसका I क्या है, मैक्सिमम ये है। इसका I क्या है, मैक्सिमम ये है। इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। अब ये बताइए I इसका क्या है, कम है, ऊपर वाली ग्राफ का क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए ग्राफ 1 है, इस ग्राफ को 2 मान लेते हैं। अब ये बताइए I का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, I बराबर V अपॉन R बताया था। अब दोनों को सेम सोर्स से लगाया, मतलब वोल्टेज दोनों में सेम है, मैंने सेम AC सोर्स से दोनों को लगाया। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ओमेगा R है ये दोनों में ओमेगा R की वैल्यू सेम है और दोनों में L और C सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों का I अलग है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसमें जो तीसरा एलिमेंट होगा LCR सर्किट में रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू अलग रही होगी, इस वाले सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए। अब ये बताओ इसका I ज्यादा है, अब ये I ज्यादा है इसका, तो इसका R क्या रहा होगा, कम रहा होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसमें जो रेजिस्टेंस यूज हुआ है उसकी वैल्यू R1 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू R2 मान लेते हैं, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, किससे, R2 से। इसका मतलब जो ये R2 होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, R1 क्या होगा,
कम होगा। इसका मतलब जो दूसरा सर्किट होगा उसमें एल और सी की वैल्यू सेम होगी, पर जो रेजिस्टेंस लगा होगा वो ज्यादा वैल्यू का लगा होगा। तो कभी भी इस तरीके का अगर कोई ग्राफ बन जाए तो अगर आपको लगे तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करते हैं इस डायरेक्शन में क्या होगा, आर की वैल्यू इंक्रीज करती है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ फंडामेंटल ग्राफ है आई वर्सेस ओमेगा का जो मैंने आपको बता दिया, और इसी के साथ मैं अगली क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा जो कि आपके बोर्ड में और जो आने वाला आईआईटी मेंस का एग्जाम है उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे आपको, मैं आपको बताऊं। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।